मुझे धोखा देने की? क्या सोचा था मुझसे बचकर निकल जाओगे? दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं जो मुझसे तुम्हें बचा सके। ब्लैक डेविल से अगर कोई किसी को बचा सकता है तो वह सिर्फ ब्लैक डेविल ही है। ये शब्द थे मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत पर, एक बड़े से किंग साइज चेयर पर बीचों बीच बैठे अक्षत जिंदल, यानी कि ब्लैक डेविल की। अक्षत जिंदल एशिया का जाना माना बिजनेस टाइकून और जिंदल इंडस्ट्रीज का मालिक। ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो अक्षत जिंदल के पास ना हो। प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर शहर में कई बड़े मॉल, सिनेमा हॉल और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी अक्षत जिंदल के नाम पर थी। लेकिन इसके अलावा भी अक्षत जिंदल का एक और पहचान थी ब्लैक डेविल के नाम से। ब्लैक डेविल एशिया का सबसे बड़ा माफिया किंग, या यूं कहें मौत का फरिश्ता। लेकिन उसकी ये पहचान केवल उसके नजदीकी लोगों को पता थी। उसके अपने बिजनेस राइवल्स और बिजनेस पार्टनर को भी उसकी असली पहचान नहीं पता थी, क्योंकि ब्लैक डेविल अपने नाम की ही तरह रात को निकलता था। उसके काले कारनामों में शामिल थे गोल्ड स्मगलिंग, फिरौती, बड़ी बड़ी गैर कानूनी प्रॉपर्टी की डीलिंग। शहर के कई बड़े कसीनो भी अक्षत जिंदल के नाम पर थे। वैसे तो अक्षत मर्डर भी करने से पीछे नहीं हटता था, लेकिन उसके कुछ अपने उसूल थे। मौत भी जिसके नाम से डर जाए, जिसका नाम लेते ही दुश्मनों की पतलून गीली हो जाए, ऐसा है ब्लैक डेविल। हाइट 6'3", नीली आंखें, गोरा रंग, 8 पैक एब्स, स्ट्रेट काले बाल जो उसके आंखों तक आते थे, ब्लैक कोट पैंट, ब्लैक लेदर शूज और ब्लैक गोगल्स। एक हाथ में रोलेक्स की घड़ी, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में डायमंड रिंग और राइट हैंड में पिस्टल, और चेहरे पर क्रिपी स्माइल लिए वो ऊपर से नीचे तक साक्षात डेविल लग रहा था। तभी उसके सामने खड़ा आदमी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने ब्लैक डेविल को धोखा देने की सोची। मैं भूल गया था कि औरतों के गैर कानूनी स्मगलिंग को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ना ही बच्चों के शरीर का सौदा को। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की जो इस तरह के घटिया काम करने की सोची। मैं भूल गया था कि आप औरतों का कितना सम्मान करते हैं, बच्चों के तस्करी और वेश्यावृत्ति से कितनी नफरत करते हैं, और मैंने यही दोनों घटिया काम करने की कोशिश की। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोले जा रहा था, लेकिन उसकी इन बातों का अक्षत पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देख वो आदमी फिर से आगे बोला, सर, आज आप मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपने सभी साथियों से भी कह दूंगा कि वह ऐसे किसी भी काम में लिप्त ना हो। बस मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा भी एक परिवार है, मुझे उनके लिए छोड़ दीजिए। अक्षत जिंदल उसे लात मारते हुए खुद से दूर करता है और खड़े होकर कुछ कदम चलता है और उस आदमी से कहता है, तुम्हें इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें पता है मेरे पास माफी की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार के लिए तो मैं खून की सजा को माफ भी कर दूं, लेकिन तुमने जो घटिया काम किया है इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। सबसे पहले तुमने औरतों की तस्करी के साथ ही ड्रग्स का करने का काम किया, और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ी गलती तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, जिसकी कोई माफी नहीं। इतना कहकर अक्षत जिंदल वहां से चला जाता है। उसके पीछे खड़े उसके 20-25 काले सूट बूट में उसके बॉडीगार्ड्स कम फाइटर उस आदमी को उठाकर बिल्डिंग की छत पर से नीचे फेंक देते हैं। अक्षत जिंदल का मैनेजर कम उसका दोस्त राजीव उसे कहता है, सर, काम हो गया, अब इस लाश का क्या करना है? अक्षत जिंदल उसे हुक्म देता है, इसकी लाश को उठाकर इसके लोगों के पास है, फेंक आओ ताकि उन्हें भी समझ आए अक्षत जिंदल को धोखा देने का क्या अंजाम होता है, और उसके परिवार को रुपए 20 करोड़ रुपए दे दो। राजीव हैरान होते हुए कहता है, सर, इतनी बड़ी रकम एक धोखेबाज के लिए? अक्षत जिंदल उसे जवाब देता है, यह रकम उस धोखेबाज के लिए नहीं बल्कि उसके परिवार के लिए है, ताकि उन्हें बेसहारा की तरह इधर उधर दरबदर ठोकर न खानी पड़े। वैसे भी उसने हमारे लिए बहुत दिन तक काम किया है, इसके बदले उसे थोड़ा तो नाम मिलना ही चाहिए। वैसे आज की मीटिंग का क्या शेड्यूल है? राजीव सर, आज कपूर इंडस्ट्रीज के साथ हमारी डील के लिए 2 0 बजे मीटिंग है और 4 0 बजे ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट है। मिस्टर जॉन डीलिंग के लिए मान गए हैं। अक्षत जिंदल उसे जवाब देता है, आज की सभी मीटिंग कैंसिल कर दो,
आज मुझे कुछ खास काम है। राजीव हर बढ़ाते हुए, लेकिन सर मिस्टर जॉन्स के साथ जो मीटिंग है उसके लिए हमने 4 महीने से कोशिश की है। 800 करोड़ रुपए का डील है। अक्षत जिंदल उसे दोबारा कहता है। कैंसिल? मतलब कैंसिल? डेट्स फाइनल? ओके सर। राजीव इतना कहकर वहां से चला जाता है। अक्षत का घर, जिंदल हाउस। अक्षत जिंदल अपने घर आया, जहां उसकी मां अनामिका जिंदल एक बड़े से किंग साइज सोफे पर बड़ी शान से बैठी हुई थी और उनके हाथ में कुछ लड़कियों के फोटो थे। वो उन लड़कियों की फोटो को बड़े ही प्यार से देख रही थी। अक्षत के आते ही वह उन फोटो को अक्षत की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा देख, ये कुछ लड़कियों के फोटो हैं जो मैंने तेरे लिए सिलेक्ट की है। इनमें से किसी लड़की को देखकर तो शादी के लिए हाँ कह दे। वैसे भी तेरी उम्र शादी की हो गई है। माँ, मैंने कितनी बार कहा है मेरे लिए लड़कियां ढूंढना बंद कीजिए। मुझे किसी लड़की से शादी नहीं करनी। अक्षत ने वो फोटो देखकर तुरंत कहा। तो उसकी माँ अनामिका जी थोड़ा गुस्से में बोली, क्या ये तू क्या कह रहा है बेटा? तुझे शादी क्यों नहीं करनी? अनामिका जी परेशान होते हुए अक्षत से ये पूछ ही रही थी कि तभी अक्षत ने सीरियस मुंह बनाते हुए कहा, कारण? कारण आपको अच्छे से पता है मां। अक्षत का ये जवाब सुनकर अनामिका जी बड़बड़ाते हुए बोली, फिर वही बात तूने कितनी बार मुझसे कहा है उस लड़की के बारे में, लेकिन अभी तक यह नहीं बताया कि वह लड़की है कौन। तुझे वह लड़की मिली भी या नहीं? वो मुझे नहीं पता मां, लेकिन मैं उसकी तलाश में हूं। अक्षत जिंदल ने अनामिका जी को जवाब देते हुए कहा तो अनामिका जी परेशान होते हुए बोली, जब भी पूछती हूं हमेशा तेरा जवाब न में ही होता है। कौन है वह लड़की? कहां है वह लड़की? कैसी दिखती है पता नहीं, यहां तक कि तुझे उसका नाम भी नहीं पता। तो तू उसे ढूंढेगा कैसे? पता नहीं वह लड़की मिलेगी भी या नहीं, वह इस दुनिया में मौजूद भी है या नहीं। तूने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। पता नहीं कौन सी वह मनहूस रात थी जिस दिन तेरी मुलाकात उस लड़की से हुई। उसके बाद तो तू किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं। ना जाने कब से उस लड़की की तलाश में है, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। मैं पूछती हूँ, जिस लड़की का चेहरा भी तूने नहीं देखा तो उसे ढूंढेगा कैसे? वैसे भी पिछले 3 साल से तो उस लड़की को ढूंढ रहा है, आज तक उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। पहचान के नाम पर तेरे पास बस एक लॉकेट है और मुझे नहीं लगता वह लड़की तुझे मिलेगी भी या नहीं। अक्षत जिंदल अपनी मां को कहता है, वह सब मुझे नहीं पता लेकिन मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, उसके अलावा किसी से नहीं। और उस लड़की को तो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकाल लूंगा। अगर वह लड़की तुझे नहीं मिली तो? अनामिका जी अक्षत से पूछती है। तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, आप मेरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। इतना कहकर अक्षत वहां से जाने लगता है। अनामिका जी उसे पीछे से रोकती है और कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुझे 6 महीने का समय देती हूं। अक्षत, तुझे 6 महीने में उस लड़की को ढूंढकर मेरे सामने पेश करना होगा, वरना तुझे मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। अक्षत अपनी मां की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे काम से निकालते हुए वहां से चला जाता है और अपने कमरे में आकर उस लॉकेट को देखते हुए 3 साल पहले की घटना को याद करने लगता है, जब वह ना ही कोई बड़ा बिजनेसमैन था और ना ही कोई माफिया। वह तो बस अक्षत था, अक्षत जिंदल, एक 22 साल का लड़का। तो आखिर क्या हुआ था 3 साल पहले? ऐसा क्या राज है जो अक्षत अपने सीने में दबाए हैं और क्यों घूम रहा है? वह उस लड़की को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। माय ऑब्सेस्ड माफिया। अक्षत जिंदल की मां अनामिका जिंदल उसे 6 महीने का समय देती है उस लड़की को ढूंढकर उनके सामने पेश करने के लिए, ताकि वह उसकी शादी उस लड़की से करा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 6 महीने बाद अक्षत जिंदल को अपनी मां की पसंद की हुई लड़की के साथ शादी करनी होगी। अक्षत जिंदल अपनी मां की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते हुए अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे में आकर उस लॉकेट को देखता है। उस लॉकेट को देखते हुए वह अपने 3 साल पुराने पास्ट में चला जाता है, जब वह कोई माफिया, कोई बिजनेसमैन नहीं था, सिर्फ अक्षत था। अक्षत जिंदल, एक 22 साल का लड़का। वो खुद से कहता है, कैसे भूल सकता हूं मैं उस रात को जब मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। 31 दिसंबर की वो रात जब सारी दुनिया नई साल की खुशियां मनाने के लिए तैयार था। मैं अपनी जिंदगी का अंत करने जा रहा था
और तभी मुझे वह मिली अंधेरों में एक रोशनी की तरह। दरअसल अक्षत का भी एक राज है। आज से लगभग 3 साल पहले अक्षत अपनी परेशानियों से हताश होकर सुसाइड करने के लिए एक पुल पर जाकर खड़ा हो जाता है। वह उस पुल पर खड़ा होकर अपने जीवन की कश्मकश में उलझा हुआ था और आत्महत्या जैसे ख्याल को अपने दिमाग में ला ही रहा था कि तभी एक लगभग 18 साल की दुबली पतली सी लड़की आइसक्रीम खाते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है, सुसाइड करना चाहते हो? यहां से कूद कर अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो? अच्छा है, कूद जाओ। इसी बहाने धरती से कुछ बोझ तो कम होंगे, वैसे भी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है। मैं तो कहती हूं तुम अकेले क्यों कूद रहे हो? अपने पूरे परिवार को यहां लेकर आओ और सबके साथ छलांग मार दो। उस दुबली पतली लड़की ने पिंक हुडी पहन रखी थी। उसका पूरा चेहरा उस हुडी से ढका हुआ था। वह भी उस पुल के ऊपर दोनों तरफ पैर करके बैठ जाती है और अक्षत से कहती है, वैसे एक बात बताओ, तुम सुसाइड करना क्यों चाहते हो? अक्षत कोई जवाब नहीं देता। वह लड़की अक्षत से कहती है, जरूर कोई बड़ी परेशानी रही होगी, इसीलिए तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे सुसाइड करने से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? और तुम्हारी जाने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा? क्या वह परेशानी तुम्हारे परिवार के ऊपर आ नहीं गिरेंगी? क्या वह परेशानी तुम्हारे परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हो? तुमने जीवन की आस छोड़कर मौत का दामन थामने का फैसला कर लिया है। जरूर इस परेशानी में कुछ तो बात होगी जो तुमसे तुम्हारे परिवार का आंचल भी छुड़वा रही है। लेकिन क्या कभी सोचा है तुम्हारी जाने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा? तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, या कोई ऐसा जिसे तुम बहुत प्यार करते होगे या वह तुमसे बहुत प्यार करता होगा। क्या तुम्हारे जाने के बाद वह जी पाएंगे? अक्षत उस लड़की से कहता है, तुम्हें क्या पता मुझे क्या परेशानी है और मैं क्यों इस फैसले को लेने जा रहा हूँ। तुम तो चुपचाप बैठकर पुल पर मजे से आइसक्रीम खा रही हो। इस ठंड के मौसम में भला आइसक्रीम कौन खाता है? और तुम इस पुल के ऊपर बैठकर मुझे भाषण दे रही हो। अगर जरा भी पैर लड़खड़ाए तो मेरे से पहले तुम ऊपर पहुंच जाओगी। वह लड़की हंसते हुए अक्षत से कहती है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे नसीब में अभी मौत नहीं लिखी। मैंने ये कोशिश पहले भी 2 बार कर चुकी हूँ और दोनों बार फेल हो गई। अक्षत हैरान होते हुए उस लड़की से पूछता है, फिर तुमने तीसरी बार कोशिश नहीं की? वह लड़की हंसते हुए कहती है, नहीं, क्योंकि तीसरी बार मैंने अपनी जिंदगी को मौका दिया और आज तुम्हें मौका दे रही हूँ। एक बार फिर सोच लो और अगर मरना ही चाहते हो तो पहले अपने पूरे परिवार को मार देना ताकि तुम्हारे पीछे कोई रोने वाला ना बचे। वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों का जीवन तो मौत से भी बदतर हो जाएगा। अक्षत उस लड़की को बताता है, मेरे पीछे रोने वाले कोई नहीं। पिताजी की मौत 1 साल पहले ही हो गई है। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर मां थी, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने किसी और से शादी कर ली और वह आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं उसे अपने पिता के रूप में नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं मरकर अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ। यह सुनकर वह लड़की और जोर जोर से हंसने लगती है और अक्षत से कहती है, बस इतनी सी बात, तुम्हारे पिताजी इस जीवन से चले गए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी माँ का जीवन भी खत्म हो गया। उन्हें भी अपना जीवन जीने का पूरा हक। एक औरत होने के नाते उन्हें एक जीवन साथी के सहारे की जरूरत है। तुम उनके बेटे होकर जब इस बात को नहीं समझोगे तो दुनिया को तो तुम्हारी माँ जवाब देते देते थक जाएगी। कभी सोचा है तुम्हारे मरने के बाद सारी दुनिया तुम्हारी माँ से सवाल पूछेगी कि भला उनके बेटे ने सुसाइड क्यों किया? तुम्हारी माँ जीवन भर खुद को कोसती रहेगी कि उनके शादी करने के कारण ही उनके बेटे की मौत हो गई, वह जी नहीं पाएंगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ घुट घुट कर जी? उन्हें भी हक है अपनी खुशियां तलाशने का, तुम्हें भी उनकी खुशियों में खुश होना चाहिए। तुम अब बड़े हो गए हो, बच्चे तो नहीं रहे, इतनी छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या करने जाओगे। इस दुनिया को देखो, खूबसूरत तारों को देखो। अभी तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियां बाकी हैं, लेकिन उन खुशियों को महसूस करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। देखो, खुद को लगभग 20 साल के तो होगे तुम। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास भी तुम्हारा जीवन साथी होगा। उस समय तुम्हारी माँ अकेले रह जाएगी। अगर तुम्हारी माँ किसी से शादी करके अपने दुख सुख को बांट भी रही है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसे मैंने अपने जीवन को दूसरा मौका दिया, वैसे तुम भी तो। इसके बाद वह लड़की अपनी आइसक्रीम अक्षत जिंदल को देते हुए उनसे कहती है, इस आइसक्रीम को खाओ और ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तुम्हारा यह फैसला सही है? आशा है इसकी ठंडक तुम ही सही फैसला लेने में मदद करेगी। अब मैं चलती हूँ। वह लड़की उसे अपना आइसक्रीम देकर वहां से जाने लगती है। कुछ देर उस आइसक्रीम को अपने हाथ में लिए अक्षत जिंदल कुछ सोचने लगते हैं और सोचने के बाद
अक्षत जिंदल को अपनी भूल का एहसास होता है। वह उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाता। अब उसे उस लड़की का चेहरा देखने की इच्छा होती है। वह उसे कहते हैं, क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ? अंधेरे के कारण तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कौन हो तो तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। और तुमने सुसाइड करने की क्यों सोची और तुम्हारा मन कैसे बदला? मुझे भी तो बताओ। अब मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वह लड़की बताती है, मेरी माँ के मौत के बाद मेरी भी जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा मौका दिया और मुझे इस बात की खुशी है। और रही बात मेरे चेहरा देखने की, तो अगली बार जब मिलेंगे तो अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए तुम्हें जिंदा रहने की जरूरत है। वह लड़की आगे जाने लगती है। अक्षत उसका पीछा करते हुए उसे कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? वह लड़की अपना एक लॉकेट फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहते हैं, इस लॉकेट को बचा कर रखना, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। यह हमें मिलने में मदद करेगा। और वहां से अपने स्कूटर पर चली जाती है। अक्षत जिंदल उस लड़की के बारे में सोच रहे थे जिसमें 3 साल पहले उन्हें सुसाइड करने से बचाया था। 31 दिसंबर की ठंडी काली रात, जिस दिन सारी दुनिया नए साल के आगमन की खुशियां बनाती है, उसी दिन अक्षत जिंदल ने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला किया था। लेकिन वह लड़की उनके जीवन में एक रोशनी की तरह आई और उन्हें जिंदगी जीने का मकसद सिखा गई। उस लड़की ने पिंक कलर की हुडी पहन रखी थी, जिससे कि उसका चेहरा ढका हुआ था, और अक्षत ने उसका चेहरा नहीं देखा था। अक्षत उसके बारे में केवल इतना ही जानते थे कि वह लड़की ठंड के दिनों में भी आइसक्रीम खाती है, और उसने जाने से पहले अपना एक लॉकेट अक्षत की ओर फेंका था और उनसे कहा था, यह लॉकेट उन दोनों के मिलने में मदद करेगी, इसे वह संभाल कर रखें, क्योंकि यह लॉकेट उसकी माँ की आखिरी निशानी है। तब से लेकर आज तक अक्षत उस लड़की की तलाश में है। वह उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही उसका नाम, नहीं उसका चेहरा, और ना ही उसका पता। अक्षत के दिमाग में सिर्फ उस लड़की की छवि है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है वह उस लड़की को कहीं सबरी ढूंढकर निकाल लेंगे। तभी एक फोन कॉल रिंग होती है। कॉल उठाने पर अक्षत को सामने से राजीव बताता है, सर, उस लड़की के बारे में एक जरूरी इंफॉर्मेशन मिली है, जिसे आपने ढूंढने की जिम्मेदारी हमें दी है। यह सुनकर अक्षत के इमोशनलिस्ट चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वह राजीव से कहते हैं, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। इतना कहकर अक्षत फोन रख देते हैं और लॉकेट को देखते हुए कहते हैं, मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकाल लूंगा। वह दिन दूर नहीं जब मैं तुमसे मिलूंगा। दृश्य 2। और इस तरह सिंड्रेला को उसका प्रिंस चार्मिंग उसे क्रिस्टल शूज पहनाकर अपनी रानी बना लेता है और दोनों की यह लव स्टोरी पूरी होती है। हाँ, मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग कब मिलेगा? खुशी किताब बंद करके खुद से बातें करती है। तू जब सपनों की दुनिया से बाहर निकलेगी तब। निकिता खुशी को ताना मारते हुए कहती है। खुशी पीछे पलटकर देखती है। निकिता उसके पीछे खड़े होकर उस पर तंज कस रही है। वह निकिता से कहती है, तू फिर आ गई मुझे परेशान करने। निकिता खुशी को बताती है, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और रिजल्ट भी आ गया है। हमें जल्द ही इस हॉस्टल को खाली करना होगा। तूने कुछ सोचा है यहाँ से वापस जाकर क्या करेंगी? मुझे तो परेशानी से नींद ही नहीं आ रही, कहीं मम्मी पापा मेरी शादी ना करा दें। और तू है कि यहाँ सोकर सिंड्रेला की किताबें पढ़ रही है। खुशी हमारी इस कहानी के मुख्य कलाकार। निकिता से कहते हैं, अब सिंड्रेला की किताबें ना पढ़े तो क्या करें? जिंदगी भर एजुकेशनल बुक्स पढ़कर दिमाग पक गया है। ये किताबें थोड़ा सा रोमांच तो हमारे जीवन में लाती हैं, वरना कोलाज में तो एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना, सिंगल के सिंगल ही रह गए। निकिता खुशी की टांग खींचते हुए कहती है, तो तूने ही बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया? तुझे ही तो परफेक्ट बॉयफ्रेंड चाहिए। मैंने तो कितनी बार कहा यूं ही किसी से दोस्ती कर ले। अरे जवानी है, थोड़ा सा टाइम पास करके बीत जाएगी, लेकिन तुझे तो एक लॉयल बॉयफ्रेंड चाहिए जिससे तू शादी भी कर सके। और आज के जमाने में ऐसे बॉयफ्रेंड से मिलते कहाँ हैं? खुशी निकिता से कहती है, तो मैं क्या करती? तू तो जानती है मैं दिखने में ज्यादा खूबसूरत भी नहीं, साधारण सा चेहरा है मेरा। आज के जमाने में जहां रूप की पूजा होती है वहां गुण कहां काम आने वाले हैं। जो भी बॉयफ्रेंड आज तक मिला, या तो कोई मेरे जरिए मेरी सहेलियों से दोस्ती करना चाहता था, या फिर एक नंबर के छिछोरे। लेकिन मुझे एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए था जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कह सकूं, जो कि आज तक मुझे मिला ही नहीं। जिसे देखो वही ब्यूटीफुल गर्ल्स के पीछे भागते हैं। मुझे ऐसी साधारण सी लड़की को भला कौन पसंद करेगा, इसीलिए किताबों से ही जी बहला लेती हूँ। निकिता खुशी को हौसला देते हुए कहते हैं, तो चिंता ना कर, तेरे जीवन में भी तेरा प्रिंस चार्मिंग जरूर होगा, जिसे रूप से नहीं गुण से प्यार होगा। वैसे भी हमारे कॉलेज की नंबर 1 स्टूडेंट है तू। लेकिन कुछ सोचा है इस ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद तो आगे जीवन में क्या करने वाले हैं? मेरे पापा मम्मी तो मेरी शादी करा देंगे, पर मैं भी कुछ करना नहीं चाहती। लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ, तेरा तो सपना था मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करना। क्या तूने कुछ सोचा है? तो किस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएगी? खुशी निकिता को बताते हैं, नहीं मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है। तू तो जानती है
बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए बड़ी पहुंच की जरूरत होती है, जो कि मेरे पास नहीं है। टैलेंट के बलबूते पर मैं कुछ करने की सोच रही हूँ, लेकिन पापा उन्होंने तो और परेशान करके रखा है। माँ जब तक जिंदा थी नाना जी सब संभालते थे। उनके दिए हुए घर के किराए कारण ही मेरी एजुकेशन पूरी हुई। वह तो अच्छा हुआ कि नाना जी ने उस घर की कागज माँ के नाम पर किए हुए थे, वरना पापा अपनी जुए की लत के कारण जैसे आज तक हर चीजों को बेचकर जुआ खेलते आए हैं, वैसे ही इस घर को भी बेच देते। अब नाना जी और मैं तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पापा है, अब चाहे अच्छे हो या बुरे, लेकिन वह मेरी जिम्मेदारी है। बस किसी तरह वह अपनी जुए की लत छोड़ देते तो हमारी जिंदगी और भी अच्छी हो जाती। वैसे वह किराए का घर खाली करने के लिए मैंने कह दिया है, क्योंकि मैं वहां वापस जा रही हूँ। तभी खुशी का फोन रिंग होता है। खुशी जब फोन उठाती है तो उस पर जो इंसान था, उसकी बातें सुनकर खुशी चौंक जाती है। वह एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं अभी पहुंच रही हूँ। निकिता के पूछने पर खुशी उसे बताती है, मेरे पापा ने उस घर को भी गिरवी रख दिया था और उस पैसे से जुआ खेल गए हैं। अब घर भी मेरे हाथ से निकल गया। घर में लोन शार्क वाले आए थे और उन्होंने घर में बहुत तोड़फोड़ की है। पापा भी घायल हो गए हैं। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। निकिता खुशी से कहती है, तू आराम से जाना और जो भी बात होगी मुझे बताना क्या आने वाला है। खुशी के जीवन में मोड़ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ माय ऑब्सेस्ड माफिया। दोस्तों, मैं एक और नॉवल लिख रही हूँ, टाइम ट्रैवल